ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं निधि तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली? आपके ऑप्शंस हैं ए. सुरेश एन पटेल, बी. सौरभ पटेल, सी. मुकुल गोयल या फिर डी. दिनेश सिंह। इसका सही उत्तर है ए. सुरेश एन पटेल। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में पद की शपथ ली। साल 1964 में के संस्थानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा सीवीसी की स्थापना की गई थी। साल 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा आयोग को संविधिक दर्जा दिया गया। ये एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए. गुजरात, बी. उत्तर प्रदेश, सी. तमिलनाडु या फिर डी. केरल। इसका सही उत्तर है सी. तमिलनाडु। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया गया। तमिलनाडु पुलिस प्रेसिडेंट कलर्स प्राप्त करने वाली भारत में कुछ चुनिंदा कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक बन गई है। इस उपलब्धि हेतु सेवारत प्रत्येक पुलिस अधिकारी को एक पदक दिया जाएगा। दरअसल तमिलनाडु पुलिस भारत में सबसे बेहतरीन पुलिस बलों में से एक है। साथ ही तमिलनाडु भारत की पहली महिला कमांडो यूनिट को स्थापित करने वाला राज्य भी है। प्रेसिडेंट्स कलर्स भारत में किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्चतम सम्मान है। प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार को निशान भी कहा जाता है, जो सभी यूनिट अधिकारियों द्वारा उनकी वर्दी के बाएं हाथ की आस्तीन पर पहने जाने वाले प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? आपके ऑप्शंस है ए. महाराष्ट्र, बी. राजस्थान, सी. उत्तराखंड या फिर डी. मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि राजस्थान। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चौथा भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास एकल अल नज़ाह चतुर्थ राजस्थान के सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। 1 से 13 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आतंकवाद रोधी गतिविधियों, क्षेत्रीय सुरक्षा संचालनों और शांति अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही शारीरिक प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रमों, सामरिक अभ्यास तकनीकों और प्रक्रियाओं के आयोजन भी किए जाएंगे। और अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबीज के संबंध में सत्य कथन चुनिए। पहला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधान के तहत साल 1975 में की गई थी। दूसरा, इन बैंकों में भारत सरकार, प्रयोजक बैंकों और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 35% और 15% होती है। आपके विकल्प हैं ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. 1 और 2। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विभिन्न सुधारों पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री और बैंक प्रमुखों के बीच बैठक हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत साल 1975 में की गई थी। आरआरबी वित्तीय संस्थान है जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। इन बैंकों में भारत सरकार, प्रयोजक बैंकों और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 35% और 15% होती है। साल 2005-06 में समेकन कार्यक्रम शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप आरआरबी की संख्या साल 2005 में 196 से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 43 हो गई है। और अब बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। वित्तीय समावेशन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है?
आपके ऑप्शंस हैं ए IMF, बी WB, सी WEF या फिर डी RBI। इसका सही उत्तर है डी RBI। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में RBI का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च में बढ़कर 56.4 हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की। इसका वार्षिक प्रकाशन प्रत्येक वर्ष जुलाई में किया जाता है। FI इंडेक्स का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया है। ये सूचकांक 1 और 100 के बीच की एकल संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय अपवर्जन का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। इनमें 3 व्यापक पैरामीटर हैं: एक्सेस 35%, उपयोग 45% और गुणवत्ता 20% शामिल है, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनकी गणना कुछ संकेतकों के आधार पर की जाती है। तो ये था हमारा ध्येय टीवी का डेली MCQ प्रोग्राम। इन 5 प्रश्नों के आपने कितने सही उत्तर दिए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कुछ नए MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।